हेलो दोस्तों, मेरा नाम तरुण है और हम साथ में मिलकर के पढ़ रहे थे जीएस। और बीच में होली आ गई थी और मेरा स्टार्टिंग था, तो थोड़ी सी जो है टाइम लगा मुझे। आज हम वीडियो डालने वाले हैं इंडियन पॉलिटी या भारतीय राज्य व्यवस्था। हम सभी सब्जेक्ट को साथ लेकर के चलेंगे। ऐसा नहीं है कि हिस्ट्री पढ़ाना शुरू किया तो हिस्ट्री में ही पढ़ते रहेंगे, है ना, क्योंकि एग्ज़ाम आने के चांस हैं। और आप देख रहे होंगे लाइट की क्वालिटी और वॉइस के लिए हम माइक इस्तेमाल कर रहे हैं। अब मज़ा आएगा और साथ में मिल करके पढ़ते हैं। चलिए शुरू करते हैं। इंडियन पॉलिटी या भारतीय राज्य व्यवस्था। भारतीय राज्य व्यवस्था। हम कहाँ की राज्य व्यवस्था पढ़ेंगे? भारत की। और हम सब जानते हैं हमारी भारतीय राज्य व्यवस्था बेस्ड है या आधारित है किस पर? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पर। ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या भारतीय संविधान। भारतीय संविधान क्या है? अगर हम अपने संविधान की बात करते हैं तो भारत का संविधान एक रिटन डॉक्यूमेंट है। किस लिए? भारत में शासन चलाने के लिए। तो हम कह सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन और रिटन डॉक्यूमेंट ऑफ रूल इन इंडिया, या यह एक लिखित मसौदा है ना, शासन करने के लिए एक लिखित मसौदा है या रिटन डॉक्यूमेंट है ऑफ रूल इन इंडिया। ठीक है, हमारा संविधान लिखित है, हम सब जानते हैं। क्या कर सकता है संविधान? क्या क्या दर्शाता है? ये हमारी स्वतंत्रता को दर्शाता है ना। इट्स रिप्रेजेंट आवर फ्रीडम, हमारी स्वतंत्रता को अभिव्यक्त करता है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन शब्द की अगर मैं बात करता हूं तो ये एक लैटिन शब्द, कॉन्स्टिट्यूशन शब्द जो है एक लैटिन शब्द है। कॉन्स्टिट्यूट कॉन्स्टिट्यूट शब्द का अर्थ होता है शासन करने वाला सिद्धांत, शासन करने वाला सिद्धांत। ठीक, कॉन्स्टिट्यूशन शब्द की उत्पत्ति कॉन्स्टिट्यूट शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है शासन करने वाला सिद्धांत। चलिए, अगर मैं बात करता हूँ पूरे वर्ल्ड में या पूरे विश्व में सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ का था, या सबसे पुराना लिखित संविधान अगर मैं बात करता हूँ, सबसे पुराना लिखित संविधान या रिटन कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ का है? यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका या संयुक्त राज्य अमेरिका। और ये कब बना था? 17 सितंबर 1787 को, फिलाडेल्फिया सम्मेलन के बाद। ठीक है, फिलाडेल्फिया सम्मेलन के बाद। ठीक है, और लागू कब से किया गया? 21 जून 1788 को। क्या है फिलाडेल्फिया सम्मेलन? फिलाडेल्फिया एक जगह है जहाँ पर कुछ लोगों द्वारा एक सम्मेलन किया जा रहा था। किस मसले पर या किस मुद्दे पर? पुरानी सरकार में कुछ बदलाव करने के लिए। लेकिन कुछ लोगों ने सोचा कि पुरानी सरकार में बदलाव करने की बजाय हम नई सरकार बनाएंगे। और इस सम्मेलन की अध्यक्षता ही कौन कर रहे थे, या इसके अध्यक्ष कौन रहे?
जॉर्ज वाशिंगटन, जॉर्ज वाशिंगटन, सॉरी, ठीक है। और हम सब जानते हैं संविधान बनने के बाद अगले ही साल 1789 में जॉर्ज वाशिंगटन ही फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए या राष्ट्रपति रहे, अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति रहे जॉर्ज वाशिंगटन। सभी ने सुना है, ठीक है, याद रखेंगे, चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। सबसे पुराना की बात करूं और अगर मैं सबसे नवीनतम या सबसे नए संविधान की बात करूं तो 2015 में नेपाल का बना है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं सबसे बड़ा संविधान। अगर मैं बात करता हूं कि सबसे बड़ा किसका कहाँ का संविधान है तो वो ब्रिटेन का है, पर मसला ये है कि ब्रिटेन का संविधान लिखित नहीं है, ठीक है। तो उसमें लिखित क्या है, उसमें एक पार्ट है मैग्ना कार्टा, ठीक है। क्या है ये मैग्ना कार्टा? 1215 ईस्वी में वहां पर राजा हुआ करते थे किंग जॉन, ठीक है। और किंग जॉन ने ही वहाँ की जनता को कुछ फंडामेंटल राइट्स दिए थे या मौलिक अधिकार दिए, उन्हीं को बोला जाता है मैग्ना कार्टा और वो ही ब्रिटेन के संविधान में लिखित हैं, ठीक है। तो सबसे लंबा अगर मैं बात करूं या सबसे बड़ा लिखित संविधान कहाँ का है, वो हमारे भारत का है, हम सब जानते हैं। लेकिन इससे पहले यूगोस्लाविया का हुआ करता था। यूगोस्लाविया 22 भागों में बट गया, इसलिए अब हमारे देश का संविधान या भारत का संविधान सबसे बड़ा लिखित संविधान है और इसी वजह से सबसे बड़ी डेमोक्रेसी या लोकतंत्र भी हमारे भारत का है। लोकतंत्र क्या होता है? जनता का जनता के लिए जनता द्वारा शासन, और ये किसने कहा था? इब्राहिम लिंकन ने। जिन चीज़ों को मैं बोलता हूँ आप उनको लिखने की भी कोशिश करें क्योंकि समझना ज़्यादा ज़रूरी है। डाटा तो बुकों में है, आपकी अलमारी में बहुत बुक रखी होंगी, सभी में डाटा लिखा हुआ है ना, चीज़ों को समझना है। चलिए आगे देखते हैं, आप नोट कीजिएगा, ठीक है। अब पढ़ेंगे हम भारत का संवैधानिक विकास या कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। कहाँ से शुरू हुआ? हम सब जानते हैं भारत का संवैधानिक विकास भारत में अंग्रेजों के आगमन से ही शुरू हो गया था, ठीक है। और भारत में 1599 ईस्वी में अकबर के शासनकाल में प्रथम जो है अंग्रेज आया, उसका नाम था मिल्डनाहल, जॉर्ज मिल्डनाहल, ठीक है। यहाँ से जाने के बाद उसने ब्रिटेन में उन दिनों रानी हुआ करती थी एलिजाबेथ टेलर प्रथम, और एलिजाबेथ प्रथम की अनुमति से ही उसने एक मर्चेंट एडवेंचर नाम के ग्रुप की स्थापना की, जिसको भारत के साथ कई अन्य देशों में व्यापार करने के लिए 15 वर्षों का अनुमति मिला, ठीक है, अनुमति मिली 15 वर्षों की, ठीक। यही मर्चेंट एडवेंचर नाम का ग्रुप 31 दिसंबर, ठीक है, सन 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से स्थापित हुआ और इसके फाउंडर्स या इसके संस्थापक माने जाते हैं दो लोग, जॉर्ज वाइट और जॉन वॉट्स, ठीक है। जॉर्ज वाइट और जॉन वॉट्स इसके संस्थापक माने जाते हैं। और हम सब जानते हैं 1608 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई थी, है ना, और एक शख्स थे कैप्टन विलियम हॉकिंस, जिन्होंने जहांगीर से अनुमति लेकर के पहली स्थायी फैक्ट्री सूरत में लगाई थी, है ना। वैसे अंग्रेज इससे पहले मुसलीपट्टनम में भी एक फैक्ट्री लगा चुके थे, लेकिन स्थायी रूप से सूरत में लगाई गई। चलिए बात करते हैं, मैंने आपको हिस्ट्री में बताया था कि जब 1707 में औरंगजेब की मृत्यु होगी तो मुग़ल डायनेस्टी या मुग़ल एम्पायर कमज़ोर होने लगेगा और लोग अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लेंगे, ठीक है। और ईस्ट इंडिया कंपनी की अगर मैं संरचना की बात करता हूँ, ईस्ट इंडिया कंपनी की अगर मैं संरचना देखते हैं हम, तो ये कैसे थी ईस्ट इंडिया कंपनी? ये 2 भागों में बटी हुई थी, है ना। ईस्ट इंडिया कंपनी की संरचना या स्ट्रक्चर ऑफ
ईस्ट इंडिया कंपनी, इसको हम दो भागों में बांट देते थे, COP और COD। ठीक है, क्या है ये COP? ये होता था कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स। ठीक है, कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स या कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है, कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स मालिकों का समूह हुआ करता था, मालिकों का एक समूह जो क्या किया करते थे, 25 लोगों का, जो 25 सदस्यों का या जो 25 सदस्यों को निदेशक नियुक्त किया करते थे। ठीक है, या निदेशक चुना करते थे। और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर में हुआ करते थे गवर्नर, गवर्नर या और डेप्यूटी गवर्नर, गवर्नर राज्यपाल, डेप्यूटी गवर्नर उपराज्यपाल, और इसमें 24 सदस्य हुआ करते थे, जो क्या हुआ करते थे, 24 अन्य सदस्य क्या हुआ करते थे, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, है ना, या नियंत्रण के लिए या नियंत्रक रखने के लिए लोगों को 24 सदस्य रखा जाता था। तो यही थी ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। हमने पंखा बंद किया हुआ है और पसीने आ रहे हैं। ठीक है, इसको नोट कीजिएगा, रफ करते हैं। मैंने बताया ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत में आते ही जो है संवैधानिक विकास शुरू हो जाता है। और उन दिनों जब औरंगजेब की मृत्यु के बाद लोगों ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित किया, तो वो बंगाल प्रांत एक मजबूत प्रांत हुआ करता था। और सबसे पहले बंगाल का प्रथम नवाब जिसने अपने आप को स्वतंत्र घोषित किया वो था मुर्शिद कुली खां। तो यहाँ से करते हैं हम, बंगाल का प्रथम नवाब कौन होगा, मुर्शिद कुली खां। ठीक है, इसका टाइम पीरियड है 1713 से लेकर के 1727 ईस्वी तक। ठीक है, बंगाल के इतिहास में 1740 में एक घटना हुई जिसको हम जानते हैं बैटल ऑफ घेरिया या घेरिया का युद्ध, जो लड़ा गया किन दो के बीच, सरफराज खां और अली वर्दी खां के बीच। अरे सॉरी, सरफराज खां उन दिनों बंगाल का नवाब हुआ करता था, 1740 की बात है, घेरिया का युद्ध। और अली वर्दी खां उसी का सेनापति हुआ करता था। ठीक है, बंगाल के नवाब सरफराज खां और अली वर्दी खां के बीच लड़ा गया घेरिया का युद्ध, जिसमें जीत हुई अली वर्दी खां की। और बंगाल का अगला नवाब ही कौन होगा, अली वर्दी खां, जो रहेगा 1740 से लेकर के 1756 तक। अली वर्दी खां का ही एक वो शख्स था जिसने अंग्रेजों को मधुमक्खी के छत्ते के समान बताया
उसने कहा कि अगर आप इनसे लाभ लेना चाहते हैं तो ये आपको शहद देंगे, और अगर आप इनके छत्ते में हाथ देंगे तो ये सब इकट्ठा होकर के आप पे हमला कर देंगे। ठीक है, और बस 1756 में ही अगला नवाब कौन होगा? सिराजुद्दौला। ठीक है, अगला नवाब कौन होगा? सिराजुद्दौला। और यही वो शख्स था जो मधुमक्खी के छत्ते में हाथ दे देगा, और ये मात्र 1 साल बंगाल का नवाब रहेगा। तो 1756 से लेकर के रहेगा 1757 तक। क्यों रहा 1 साल? क्योंकि इसने मधुमक्खी के छत्ते में हाथ दे दिया। और क्या किया इसने 146 लोगों को, ठीक है, क्या किया इसने 146 लोग अंग्रेजों को बंद कमरे, एक अंधेरे नुमा कमरे में बंद कर दिया और उसमें पानी भर दिया। जब वो कमरा खोला गया तो उसमें से 143 लोग तो मारे गए, जो 123 लोग तो मारे गए, और जो 123 लोग बचे थे उन्हीं में एक शख्स था विलियम हॉलवेल। ठीक है, और विलियम हॉलवेल ने ही लिखी है अपनी एक पुस्तक जिसको बोलते हैं ब्लैक होल ट्रेजेडी। ब्लैक होल ट्रेजेडी या काल कोठरी की घटना। ठीक है, सिराजुद्दौला जब ये बात पहुंचती है ब्रिटेन के संसद में, तो वहीं से एक शख्स भेजा जाएगा जिसको हम जानते हैं रॉबर्ट क्लाइव के नाम से, और बंगाल का प्रथम गवर्नर या फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल। ठीक है, फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल कौन होगा? रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव। सिराजुद्दौला ने क्या किया? ब्लैक होल ट्रेजेडी घटना कराई। किसने लिखी थी? विलियम हॉलवेल ने। ठीक है, और फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल कौन हुआ? रॉबर्ट क्लाइव। और बस रॉबर्ट क्लाइव के आते ही एक घटना होती है इतिहास में जिसको हम जानते हैं प्लासी के युद्ध से, या प्लासी, बैटल ऑफ प्लासी के नाम से, जो कब की गई? चलिए आप इसको नोट कीजिए, यहाँ से ही शुरू करते हैं। ठीक है, तो मैंने बताया रॉबर्ट क्लाइव प्रथम गवर्नर ऑफ बंगाल का प्रथम गवर्नर, बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन ही होगा? रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, और रॉबर्ट क्लाइव ने ही क्या हुआ? 1757 में क्या होगा? प्लासी का युद्ध या बैटल ऑफ प्लासी, जो लड़ा जाएगा किन किन के बीच? जाहिर सी बात है सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि इतिहास का सबसे छोटा युद्ध था और मात्र 1.5 घंटे में ख़त्म हो गया। क्यों? क्योंकि सिराजुद्दौला का ही एक मंत्री या सेनापति हुआ करता था मीर जाफ़र, और इसका मंत्री हुआ करता था राय दुर्लभ। ये दोनों जाकर के, ये था सेनापति और ये था मंत्री, ये दोनों जाकर के कहाँ मिल जाते हैं? रॉबर्ट क्लाइव के पास। तो इसलिए मात्र 1.5 घंटे में युद्ध समाप्त हो गया, और बस अगला ही बंगाल का नवाब कौन बना दिया जाएगा? मीर जाफ़र। मीर जाफ़र 1757 से लेकर के
1760 तक रहेगा मीर जाफ़र, और मीर जाफ़र ही चाटुकारिता करेगा किनकी? अंग्रेज़ों की। 1760 के बाद मीर जाफ़र का ही एक दामाद हुआ करता था, मीर कासिम। मीर कासिम को ही अगला नवाब बना दिया जाएगा बंगाल का। लेकिन मीर कासिम ने जो है अंग्रेज़ों का विद्रोह किया और लोगों को समझाना शुरू किया। लेकिन बस फिर क्या था, 1760 के बाद ये रहेगा 1760 से लेकर के 1763 तक, और 1763 के बाद एक बार फिर किसको बना दिया जाएगा? मीर जाफ़र को। और हम सब जानते हैं 1764 इतिहास फिर एक मोड़ लेगा और युद्ध लड़ा जाएगा, बक्सर का युद्ध या बैटल ऑफ बक्सर। 1764 में बक्सर का युद्ध। और हम सब जानते हैं एक हमारी तरफ या भारत की तरफ से कौन कौन लड़ेंगे इसमें? शाह आलम द्वितीय, मीर कासिम और शुजाउद्दौला। शाह आलम द्वितीय कौन था? ये मुगल बादशाह था। मीर कासिम की हम बात कर चुके हैं। और शुजाउद्दौला कौन था? अवध का नवाब। ठीक है। और अंग्रेजों की तरफ से लड़ रहे थे कौन? हेक्टर मुनरो। और ये युद्ध भी हमें हारना पड़ा। और इसके अगले ही साल 1765 में होती है इलाहाबाद संधि। ठीक है, 1765 में होगी इलाहाबाद की संधि, जो किन किन के बीच होगी? शाह आलम द्वितीय, शुजाउद्दौला और हेक्टर मुनरो के बीच। ठीक है, बस यहीं से 1765 से लेकर के और 1772 तक शासन किसका होगा? अंग्रेजों का, या करेगा रॉबर्ट क्लाइव। और बंगाल में द्विध शासन लगाया जाएगा। और हम सब जानते हैं बंगाल के द्विध शासन को, या 1765 से लेकर के 1772 का टाइम पीरियड ही क्या कहलाता है? भारत की लूट। ठीक है, इसी को बोलते हैं भारत की लूट। कब से? 1765 से लेकर के, या इलाहाबाद संधि से लेकर के 1772 तक। यही टाइम पीरियड क्या कहलाता है? भारत की लूट। या इसमें क्या हुआ? बंगाल में द्विध शासन लगाया गया। ठीक है, बंगाल में द्विध शासन, और इसी टाइम पीरियड को कहा जाता है भारत की लूट। जब ये बात पहुंची ब्रिटेन की संसद में, तो रॉबर्ट क्लाइव को बुलाया गया। और इतिहास का एकमात्र गवर्नर जिसने शर्म के मारे आत्महत्या कर ली, वो कौन होगा? रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, और 1772 में भेजा जाएगा अगला बंगाल का गवर्नर, जो होगा कौन? वारेन हेस्टिंग। ठीक है, 1772 में कौन आएगा? वारेन हेस्टिंग। ठीक है, ठीक, वारेन हेस्टिंग जो आते ही क्या करेगा? सबसे पहले दो काम करेगा। कौन कौन से? सबसे पहले तो बंगाल के द्विध शासन को समाप्त करेगा। ठीक है, तो द्विध शासन का अंत, और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का पद बनाएगा। ठीक है, ये दो काम करेगा। और बस यहीं से शुरू होता है
यहीं से हम पढ़ते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया या भारत का संवैधानिक विकास, जिसको हम दो भागों में पढ़ेंगे। कौन कौन से? सबसे पहले हम पढ़ते हैं 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर के 1857 की क्रांति तक, जिसको हम पढ़ते हैं कंपनी रूल या कंपनी का शासन। ठीक है। और 1858 के इंडियन काउंसिलिंग एक्ट से लेके या 1858 के इंडियन काउंसिलिंग एक्ट से लेकर के 1947 तक हम पढ़ते हैं क्राउन रूल या ताज का शासन। पसीने आ रहे हैं, एक मिनट मैं पूछ लेता हूँ। तो हम पढ़ते हैं क्राउन रूल या ताज का शासन। ठीक है, अब देखते हैं, आप इसको नोट कीजिए। तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से बात करते हैं अब, क्योंकि 1772 में कौन आया? वारेन हेस्टिंग। क्या किया उसने? सबसे पहले बंगाल के द्वैध शासन का अंत किया और अंत करने के बाद डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का पद बनाया। ठीक, चलिए 1773 में आता है रेगुलेटिंग एक्ट। 1773 में होता है या रेगुलेटिंग एक्ट या रेगुलेटिंग अधिनियम। कुछ काम हुए इसमें। सबसे पहले बंगाल के गवर्नर जो था या बंगाल का गवर्नर, उस पद को बंगाल के गवर्नर जनरल के नाम से जाना जाने लगा। ठीक है, यह हम लिखेंगे। सबसे पहले क्या काम हुआ इसमें? गवर्नर ऑफ बंगाल को क्या कहा जाने लगा? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ठीक है, जो कौन हुआ? तो प्रथम गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल या बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन ही होगा? वारेन हेस्टिंग। ठीक है, और क्या काम हुए इसमें? इसमें 24 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनाए गए। ठीक है, 24 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनाए गए। ठीक है, ये 24 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वही थे जो कोर्ट ऑफ COD बताया था मैंने आपको, और उसी में 24 सदस्य जो रखे गए थे, ये वही 24 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं। ठीक है, और अगला क्या काम होगा? ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में 20 वर्षों के लिए व्यापार करने की अनुमति दी जाएगी। ठीक है, 20 वर्षों के लिए व्यापार की अनुमति मिलेगी। ठीक है, और क्या काम होगा इसमें? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही 1774 में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की जाएगी। कहाँ पर? कोलकाता में। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट बनाया जाएगा कहाँ पे? कोलकाता में। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होगी कोलकाता में, जिसके मुख्य जज या चीफ जस्टिस होंगे एलिजा इम्पे।
ठीक है, सॉरी आई बनेगा, एलिजा इम्पे, और 3 अन्य जज बनाए जाएंगे, चैम्बर, लेमिस्टर और हाइड। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अब देखिए मसला क्या हुआ, एक तरफ तो बंगाल का गवर्नर जनरल बैठ गया और एक तरफ जो है इनकी अपनी न्यायपालिका बनाई गई या सुप्रीम कोर्ट बना दिया गया एक तरह से। अब जिसको मर्जी जो सजा दे, है ना। तो क्या हुआ, 1784 में एक घटना हुई, इधर लिख लेते हैं। 1784 में 3 लोगों को फांसी दी गई, नंद कुमार, चेत सिंह और घसीटी बेगम। कौन थे ये दोनों? ये मीर कासिम के मंत्री थे। ठीक है, मीर कासिम के मंत्री, और घसीटी बेगम मीर कासिम की मौसी थी। जब इन तीनों लोगों को फांसी दी गई और ये बात पहुंची कहाँ, ब्रिटेन की संसद में, तो वॉरेन हेस्टिंग को बुलाया गया और इतिहास का एकमात्र गवर्नर जनरल जिस पर इम्पीचमेंट या महाभियोग की प्रक्रिया लगाई गई, इम्पीचमेंट या महाभियोग की प्रक्रिया लगाई गई। और इम्पीचमेंट हम अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ पढ़ते हैं, अनुच्छेद 61 या आर्टिकल 61 में। ठीक है, साथ के साथ ऐसी बातों को नोट करते चलेंगे जिससे याद रहे, आर्टिकल 61 में। ठीक है, चलिए 84 में ही जब ये बात हुई तो अगला एक एक्ट आया जिसको बोलते हैं हम पिट्स इंडिया एक्ट। ठीक है, रफ कर दें, चलिए। पिट्स इंडिया एक्ट के बाद सबसे पहले यही काम होगा, सत्रह सौ चौरासी में हुआ पिट्स इंडिया एक्ट। ठीक है, इसमें सबसे पहले क्या काम कर दिया जाएगा, न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण या दोनों को अलग अलग कर दिया जाएगा। जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव, न्यायपालिका व कार्यपालिका का को अलग अलग कर दिया जाएगा। ठीक है, ठीक है, और यही बात हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ दर्ज है, आर्टिकल 50 में। ठीक है, अनुच्छेद 50 में ही क्या लिखा गया है कि न्यायपालिका और कार्यपालिका दोनों ही पृथक होंगी एक दूसरे से। ठीक, ऐसे ही साथ के साथ जो भी चीज़ें होंगी हम आर्टिकल नोट करते चलेंगे जिससे जल्दी से जल्दी हमको याद रहें। ठीक है, मैंने बताया चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। चलिए, और क्या हुआ, जिन क्षेत्रों में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन हुआ करता था उसको बोलते थे ब्रिटिश प्रॉपर्टी या ब्रिटिश संपत्ति। ठीक है, चलिए इसके बाद आता है 1793 का चार्टर एक्ट। के चार्टर एक्ट में सबसे पहले एक काम हुआ, क्या हुआ, ICS की स्थापना की गई। अब ये क्या है ICS, ये था इंडियन सिविल सर्विसेज। ठीक है, क्या था, इंडियन सिविल सर्विसेज। ठीक है, या भारतीय नागरिक सेवा, भारतीय
नागरिक सेवा, ठीक है। कब की गई? 21 अप्रैल, APIRL होता है, APRIL, अप्रैल, ठीक है, 21 अप्रैल 1793 में। और हम सब जानते हैं हम 21 अप्रैल को ही क्या बनाते हैं? नागरिक सेवा दिवस। ठीक है, नोट करिएगा। तो अरे IRL ही होता है, पढ़ाते हुए कन्फ्यूजन बहुत होता है। 1793 का चार्टर एक्ट, ICS की स्थापना की गई। इंडियन सिविल सर्विसेज कब की गई? 21 अप्रैल 1793 में। और 21 अप्रैल को ही क्या बनाते हैं हम? नागरिक सेवा दिवस, ठीक है। किसने की थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस। और हम सब जानते हैं इतिहास के एकमात्र गवर्नर जनरल जिनकी समाधि भारत में स्थित है, कौन है? लॉर्ड कॉर्नवालिस। और कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में, ठीक है, गाजीपुर, उत्तर प्रदेश, ठीक है। एकमात्र ऐसे गवर्नर जनरल हैं जिनकी समाधि भारत में है या जिनकी कब्र भारत में है। चलिए नोट कीजिए। इसके बाद 1813 का चार्टर एक्ट होगा, फिर 1833, 1857 की क्रांति। मैंने बताया था 1857 की क्रांति, अंग्रेजों के पास बंदूक हुआ करती थी ब्राउन बेज नामक, जो लकड़ी की हुआ करती थी, ठीक है। और अपनी शक्तियां बढ़ाने के लिए उन्होंने इनफील्ड नामक एक लोहे की बंदूक का प्रयोग किया, जिसके कार्टज पर चर्बी या मांस लगा होता था, गाय और सुअर का, ठीक है। 1857 की क्रांति के बाद 1858 से ही क्या होगा? इंडियन काउंसिलिंग एक्ट आएगा। और 1858 से लेकर के 1947 तक हम पढ़ते हैं क्राउन रूल या ताज का शासन। चलिए आज के लिए इतना ही है ना। अच्छे से पढ़िएगा, नोट्स बनाइए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए आप, है ना, जुड़े रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।